हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ADHD और ऑटिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ADHD को। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इन बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। और तो लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस इंटरेस्ट के बेस पे। जो ADHD बच्चे होते हैं गाइस, ये किसी भी एक एक्टिविटी में फोकस नहीं करते हैं। किसी भी ऐसी भी एक्टिविटी जो इनको पसंद आती है या अच्छी लगती है, उस एक्टिविटी में भी इनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम होता है और ये बच्चे बहुत ही ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये मेन सिम्टम है, एक बोल सकते हैं कि मेन डेफिनेशन है ADHD की। और दूसरी तरफ अगर हम लोग ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चों में आप लोग देखते हो कि ऑटिस्टिक बच्चे किसी एक एक्टिविटी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि कई घंटे उसी एक्टिविटी में भी स्पेंड कर देते हैं, तो भी उन लोगों को थोड़ा भी बोरियत महसूस नहीं होता है और उस एक्टिविटी से उनको बाहर निकालना भी मुश्किल होता है। इसका मतलब ये होता है कि उनको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस एक्टिविटी से। जबकि ऐसी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में ऑटिस्टिक बच्चों को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसमें वो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका भी जो अटेंशन है उस एक्टिविटी में नहीं जाता है। तो सेकंड डिफरेंस जो है गाइस, सेकंड आता है गाइस, जो ADHD बच्चे होते हैं, अगर किसी कन्वर्सेशन में बैठे हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं, तो बिल्कुल नॉन स्टॉप टॉकिंग करते रहते हैं, बिना ये जाने कि उनका वो जो वर्ड्स बोल रहे हैं उनका लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है या लोग क्या सोचेंगे, उनको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा नॉन स्टॉप टॉकिंग करते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा वो, मतलब उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि हाँ वो जो बोल रहे हैं उनका दूसरों के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, या फिर अगर 4 लोग और बैठे हैं तो उनका भी बात सुनना है, तब मुझे रिएक्ट करना है। नो, तो यहाँ से भी उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी पुअर हो जाता है ADHD की वजह से। दूसरा, ADHD बच्चे जो होते हैं वो मतलब केयरलेस मिस्टेक करते हैं, मतलब अगर कोई डेंजर है तो उस चीज़ को मतलब वो ध्यान में नहीं रखते हैं, सोचते नहीं है कि मेरा ऐसा करने से मुझे चोट लग सकती है। तो काफ़ी टाइम इनमें जो इंजरी के केसेस हैं उसका रिस्क भी वो उनमें ज़्यादा बढ़ जाता है। और थर्ड डिफरेंस आता है गाइस रूटीन का। तो ये तो आप सबको पता है कि ऑटिस्टिक बच्चे अपना रूटीन जो होते हैं वो पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर उनका पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसमें आप थोड़ा भी चेंज करते हो तो फिर आपको मेल्टडाउन देखने को मिलेंगे, एग्रेशन मिलेगा, उसमें वो थोड़ा सा भी मतलब बिल्कुल पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको वो चीज़ पसंद ही नहीं है। इसका मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी कि इसका नेगेटिव इफेक्ट तो ये है कि मतलब अगर किसी दिन आप उनका शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है उनको हैंडल करने में। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका ये आता है कि ये बच्चे अपना शेड्यूल पूरी तरह से फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो अगर आप इनके शेड्यूल में काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ अगर रखते हैं, इनका शेड्यूल एक बढ़िया से शेड्यूल बनाते हैं, तो कोई भी एक्टिविटी करवाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनका जो फिक्स शेड्यूल आप बना के रखो, एक्टिविटी का टाइम फिक्स होना चाहिए, खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, खेलने का टाइम फिक्स होना चाहिए। इससे होगा क्या गाइस कि ईजी हो जाता है, आपको इनको मैनेज करना ईजी हो जाता है। आप बहुत बार ये क्वेश्चन आप कमेंट में पूछते हो कि कैसे ईजिली हम लोग इनको टैकल कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं जिनका आप यूज़ करो। और ये जो शेड्यूल है, ये मैं अर्नब का जो शेड्यूल है इसको मैं काफ़ी लंबे समय से फॉलो करती आ रही हूँ और आज तक मैंने इसको चेंज नहीं किया है। मतलब उसका फिक्स टाइम है लर्निंग का, फिक्स टाइम है पढ़ने का, फिक्स टाइम है वॉकिंग का। तो उसको पता है कि ये टाइम पे मुझे ये एक्टिविटी करनी है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन वो मैं बोलूँगी कि चलो पढ़ने बैठना है, चुपचाप आके बैठेगा, चुपचाप करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इन चीज़ों को, इसकी इंपॉर्टेंस तो आप समझो और इनका एक फिक्स शेड्यूल बनाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा इसका। और दूसरी तरफ ADHD बच्चे हैं, उनको रूटीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन अगर उनको सेम ही रूटीन अगर आप रखते हो
अगर सेम ही पूरे दिन का शेड्यूल है, अगर सेम ही मतलब जैसे स्कूल है, स्कूल में एक सेम शेड्यूल आपको फॉलो करना रहता है, तो उसमें वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। और बोर हो जाएंगे तो फिर अजीबोगरीब हरकतें करने लगेंगे, मतलब दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, फिर अजीब सा बिहेवियर आएगा। फिर अगर उनको वो बोरियत महसूस हो रही है तो वो भी फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं। तो ये सेकंड डिफरेंस, मेन डिफरेंस है जहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ADHD को और ऑटिस्टिक बच्चे को। एक ऑटिस्टिक बच्चा रूटीन फॉलो करना उसको कंफर्टेबल बनाता है, उसको अच्छा लगता है, जबकि ADHD को रूटीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दूसरा मेन डिफरेंस है। थर्ड मेन डिफरेंस है गाइस सोशलाइजेशन। तो ऑटिस्टिक बच्चे को, तो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं वो तो सोशलाइजेशन को पूरी तरह से अपोज कर देते हैं, मतलब उनको पसंद ही नहीं है, उनको हमेशा अकेले रहना पसंद होता है। और ये चीज़ तो आपने भी नोटिस की होगी। दूसरी तरफ जो ADHD बच्चे हैं उनको सोशलाइजेशन अच्छी तो लगती है, वो बच्चों को फ्रेंड्स बनाने के लिए अप्रोच तो करते हैं, लेकिन उनको वो जो सोशल रूल्स होते हैं उनको वो फॉलो नहीं करना चाहते, या फिर उनको वो सोशल रूल्स समझ में ही नहीं आते हैं। मतलब कोई बाउंड्री ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। वो हर बार बच्चों के बीच में जाएंगे तो उनको डिस्टर्ब करेंगे, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे कि बाकी जो बच्चे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर खेल को खेल रहे हैं, तो कौन सा चीज़ जो है मुझे भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। किसी बच्चे को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी बच्चे को हर्ट नहीं करना है, मुझे खड़े होकर फॉलो करना चाहिए कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं। अगेन उनको भी सोशलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उनमें भी आता है। तो फीचर सेम है। ऑटिस्टिक बच्चे को सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। ADHD को सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको समझना ही नहीं है, उनको सोशल रूल फॉलो ही नहीं करने हैं। तो अगेन फीचर सेम है, प्रॉब्लम सेम है, लेकिन डिफरेंट तरीके से है। तो यहाँ से भी आप एक डिफरेंस है जो है वो पता लगा सकते हो। तो 3 डिफरेंस मैंने आपको बताए। फर्स्ट, इंटरेस्ट। ऑटिस्टिक बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें वो कई आवर्स स्पेंड कर देते हैं और पूरा अटेंशन देते हैं उसमें। उसको आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो। अगर उसका अटेंशन किसी अच्छी चीज़ में है तो उसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, मतलब बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसमें वो अपना फुल अटेंशन देता है। जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसमें अटेंशन देना मुश्किल है। यहाँ भी सेम ही फीचर है, मतलब ADHD को भी अटेंशन का प्रॉब्लम है, ऑटिज्म में भी अटेंशन का प्रॉब्लम है। ऑटिज्म में अटेंशन का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है उस एक्टिविटी में, तो वो अटेंशन नहीं देगा उसमें। ADHD को क्यों अटेंशन का प्रॉब्लम है? ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ईजिली बोर हो जाते हैं। एक एक्टिविटी में वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक बने नहीं रह सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में करते रहेंगे, लेकिन अटेंशन किसी एक एक्टिविटी में आएगा ही नहीं उनमें। और हाइपर एक्टिविटी वो तो उनमें होगी ही होगी, जैसे इसके नाम में ही आप लोगों को पता चलता है इस चीज़ का। और दूसरा, पहला मैंने इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको बताया, दूसरा मैंने सोशलाइजेशन का बताया, तीसरा रूटीन का बताया मैंने। तो ये कुछ डिफरेंस है जिनसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ADHD है या ऑटिज्म है। और सम टाइम ये देखा गया है कि ADHD और ऑटिज्म दोनों ही एक बच्चे में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फीचर दोनों के ही जो सिम्टम्स हैं एक ऑटिस्टिक एक बच्चे में हो सकते हैं। तो इसलिए कई बार इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। ये पता लगाना कि बच्चा ऑटिस्टिक है या ADHD है, मुझे लगता है कि इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है कि खुद अर्नब को एक जगह पे ऑटिज्म बोला गया, एक जगह पे ADHD बोला गया, कई जगह पे तो ओनली लैंग्वेज प्रॉब्लम बोला गया। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट जो है वो 1 घंटे के सेशन में पता नहीं लगा पाता है। ये चीज़ें सिर्फ हम पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी सिम्टम्स ADHD में हैं और कौन से ऑटिज्म में हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न करती हैं क्योंकि दोनों के ही सिम्टम काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। अब आते हैं इनके ट्रीटमेंट पे गाइस। ट्रीटमेंट में बिहेवियर थेरेपी जो ABA थेरेपी है और मेडिकेशन दोनों ही में ही काम करती है। ऑटिज्म में भी काम करती है, ADHD में भी काम करती है। तो मुझे लगता है ट्रीटमेंट भी काफ़ी हद तक सेम है इनका। तो डिफरेंस तो मुझे वहाँ भी नहीं दिखता है। दोनों का ही ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है जिससे
ADHD ठीक हो जाए या ऑटिज्म ठीक हो जाए, दोनों में ही थेरेपी काम करती है और मेडिसिन काम करती है। यहाँ पे एक और बात मुझे बोलनी है गाइज कि मुझे लगता है कि जो मेडिसिन वाला वीडियो मैंने बताया था वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ रहा है। मुझे लगता है कि मेडिसिन आपको तब यूज़ करनी चाहिए जब बच्चा पूरी तरह से आपके मतलब आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, उसका बिहेवियर बिल्कुल अनकंट्रोल है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेझिझक मेडिसिन का हेल्प लीजिए। मेडिसिन काफ़ी हद तक कुछ बच्चों को सूट करती हैं, तो इसका मतलब सिम्टम्स उन बच्चों में इम्प्रूव हो सकते हैं। तो आप ट्राई करके देखो कि अगर आपके बच्चे को सूट करता है तो हो सकता है कम से कम वो सिचुएशन से तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा कि हाँ बिल्कुल ही वायलेंट है और बिल्कुल भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और किसी भी वीडियो को देख के आप ये रेस्पिरिडोन, ये जो मतलब बिल्कुल कॉमन मेडिसिन है, आप लोग सुनते हो कि हाँ रेस्पिरिडोन से अच्छा इफेक्ट आता है, अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। किसी भी वीडियो को देख कर आप ये मेडिसिन लेना स्टार्ट मत करो। ये बच्चे के वेट के ऊपर होता है, बच्चे की एज के ऊपर इसका जो डोज है वो रिकमेंड किया जाता है। तो ओनली एक साइकेट्रिस्ट ही आपको इसका सही डोज बता पाएगा कि बच्चे को कितना डोज देना है। ये मेडिसिन बहुत ही डेंजरस है अगर आप इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के बच्चे को देते हो। अगेन गाइस, ये जो मेडिसिन होती हैं डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर काम करती हैं। ब्रेन के जो केमिकल होते हैं डायरेक्टली वहाँ पे जाके ये इफेक्ट करती हैं। अगर आप रॉन्ग डोज देते हो, ज़्यादा डोज देते हो, तो इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो बेटर है ये खतरा आपको क्यों मोल लेना है। अगर आप कई बार मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स जो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों ये मेंटेलिटी है। मतलब ये समझा जाता है कि साइकेट्रिस्ट के पास वही लोग जाते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जबकि साइकेट्रिस्ट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए गाइस। जितना हमारे लिए फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आज के दौर में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप पेरेंट्स को भी, अगर मुझे पता है ऑटिज्म के केस में ये जो डिप्रेशन होता है ये भी मतलब काफ़ी कॉमन देखा गया है ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स में। और जब भी आपको लगता है कि मेरा डिप्रेशन मेरे कंट्रोल के बाहर जा रहा है, आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए साइकेट्रिस्ट के पास। और इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे आप फिजिकल आपका बॉडी का ट्रीटमेंट होता है, उसी तरह से मेंटल ट्रीटमेंट में इसमें कौन सी बुरी बात है। और अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो कोरोना के टाइम में इतना तो फ़ायदा हो ही गया है कि अभी ऑनलाइन मेडिकल फैसिलिटीज़ काउंसलिंग मतलब अवेलेबल है। तो इवन आप ऑनलाइन किसी भी साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उससे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए। और अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है तो आप भी अपना डिस्कस कर सकते हैं। आप इस चीज़ का वेट मत करो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है डिप्रेशन का, तो उस चीज़ का वेट मत करो। आपको खुद भी लॉस होगा और आप बच्चे के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेझिझक उस चीज़ के लिए आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और एक और चीज़ जो आजकल मुझे लगता है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है, मेरे जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उन्होंने शायद मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो हर कोई एक ही कॉमन ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्नव का स्पीच कब आया, अर्नव कितने ईयर्स का है। अर्नव 9 ईयर्स का है और अर्नव का जो स्पीच है वो मैंने पहले ही बताया कि 4 to 5 ईयर्स के बाद उसका जो स्पीच है वो स्पीच उसका डेवलप होना शुरू हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अर्नव को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो 3-4 ईयर की एज में ही अगर मैं कुछ बोलती हूँ, बोलो पानी, कुछ भी मैं वर्ड बोलूँगी तो वो सेम टू सेम इमिटेट करके उसको बोल लेता था। मतलब उसको फिजिकली बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उस चीज़ का कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम उसको तब भी अंडरस्टैंडिंग में था, प्रॉब्लम उसको तब भी लैंग्वेज स्किल उसका अच्छे से डेवलप नहीं था। आज भी उसको वही प्रॉब्लम है, आज भी उसको अंडरस्टैंडिंग और उसका जो लैंग्वेज स्किल है वो पुअर है। अदरवाइज उसको रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये तो आप लोग देखते ही हो, वो गाना गाता है, रीडिंग करता है, तो बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो लैंग्वेज स्किल अभी तक उसका इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, लिमिटेड स्पीच है उसका। मैंने आपको पहले भी बोला था कि काफ़ी सारे ऑटिस्टिक बच्चों का जो स्पीच है वो इसी कैटेगरी में आता है, लिमिटेड स्पीच की कैटेगरी में आता है। और बहुत रेयर बच्चे हैं, बहुत कम ऑटिस्टिक बच्चों की ऐसी कैटेगरी है जो फुली स्पीच अपना जो है फुली लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर पाते हैं। तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ये बोलने में कैमरे के सामने कि हाँ मेरे बच्चे का स्पीच अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है।
लिमिटेड स्पीच है। मैं सेटिस्फाई हूँ गाइस कि इस एज में उसका लिमिटेड स्पीच है, ठीक है, वो इतना बोल पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपनी नीड्स को मुझे बता पा रहा है, तो मेरे लिए तो ये भी बहुत है। मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर वो नीड बेस उसमें स्पीच आ गया है तो मैं उससे भी सेटिस्फाई हूँ। आगे इम्प्रूवमेंट होगा तो और भी अच्छा है, मैं ट्राई भी कर रही हूँ उस चीज़ को। लेकिन आप ये मत मुझे लगता है कि आप भी इस चीज़ को थोड़ा पकड़ के चलो कि मेजॉरिटी जो ऑटिस्टिक बच्चों की है उनका स्पीच लिमिटेड ही रहता है। और अगर प्रेजेंट जो एक ताज़ा अपडेट है रिसर्च का उसको देखोगे आप, तो उसमें बोला गया कि 9 ईयर्स तक ये बच्चे जो हैं वो अपना स्पीच डेवलप कर सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो 4 to 5 ईयर्स तक उनका स्पीच पूरा डेवलप हो जाता है। तो इनका आप 9 ईयर्स तक पकड़ के चलो। तो मुझे पता है अभी 9 ईयर्स ओल्ड है वो, तो स्पीच अभी तक पूरा लैंग्वेज स्किल उसका पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, तो मुझे भी लगता है कि वो लिमिटेड स्पीच की कैटेगरी में ही जाएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखो। और वही है, वो तो आप स्पीच के ऊपर मेरा वीडियो देख सकते हो। बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उसमें कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो नॉन वर्बल भी होते हैं और वर्बल कैटेगरी है, तो उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। तो स्पीच के ऊपर आप वो मेरा वीडियो देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।